एक तरीके से टॉलरेंस और पेशेंस की कमी है, जिसकी वजह से जो है डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं। पूरी लाइफ टाइम तो छोड़ो, कुछ महीने साल भी शादी चल जाए वो भी बड़ी बात हो गई आज की डेट में। सपोज़ आपकी वाइफ जो है वर्किंग नहीं है और आप वर्किंग हैं सपोज़, तो आपकी जो इनकम है, क्योंकि आप सैलरीड पर्सन है, आपकी कुछ इनकम आती होगी। सपोज़ 1 लाख रुपए आपकी इनकम आती है और वाइफ जो है वर्किंग नहीं है, तो ये लगा लीजिए अनुमान 30% तक आपकी जो नेट इनकम है जो इन हैंड आती है वो आपकी मेंटेनेंस पे चली जाएगी वाइफ साइड पे। और अगर आपका बच्चा है तो 40 से 50% हो सकती है। 2 बच्चे हैं तो 60% तक जा सकती है आपकी जो मेंटेनेंस है मंथली। आप इनकम छुपा दें या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दें, किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी कर दें, सोचते हैं कि मेंटेनेंस से आप बच जाएंगे। ऐसा नहीं होता। नहीं होता ना? नहीं होता, क्योंकि कोर्ट जो है आपके लास्ट 3 साल की स्टेटमेंट्स मंगाएगा। एक ग्राउंड ये है कि आपकी जो वाइफ है वो कहीं पे अगर वर्किंग है या उसका इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है और वो आपको पता है और वो कोर्ट के सामने आप ले आते हैं, तभी जो है मेंटेनेंस 0 हो सकती है। अगर वाइफ 50% भी अर्न करती है हस्बैंड अगर 1 लाख कमा रहे हैं, वाइफ 50,000 कमा रही है, उस केसेस में भी मेंटेनेंस डिनाई हो जाती है। युजवेंद्र चहल का केस हम देख लेते हैं। वहाँ पे आप सोचेंगे कि मेंटेनेंस क्यों ही देना पड़ा हस्बैंड को, जबकि वाइफ जो है वहाँ पे जो उनकी वाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली करोड़ों की संपत्ति थी उनके पास, फिर भी करोड़ों रुपए में वहाँ पे एलिमनी देनी पड़ गई। वो क्यों देना पड़ गया वो आप सोचिए। अक्सर तलाक या अलगाव के मामलों में पति पत्नी के बीच सबसे बड़ी बहस इसी बात पर होती है कि गुजारा भत्ता कितना देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। कोर्ट इस रकम को कैसे तय करता है? अगर कोई अपनी आय छुपा रहा हो तो क्या किया जाए, और क्या गुजारा भत्ता को 0 किया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ आम आदमी के नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज तक के लिए अहम है। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नीतीश बागा जी। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा नीतीश जी, आजकल डिवोर्स के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो मैं मेंटेनेंस पे बात करने से पहले समझना चाहूंगा कि डिवोर्स के केसेस इतने ज्यादा बढ़ने के क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो एस्पिरेशन बढ़ गई है आजकल के यूथ के। हर चीज़ मतलब जल्दी चाहिए, और अगर मिल जाती है तो उससे बोर हो जाते हैं। तो एक तरीके से टॉलरेंस और पेशेंस की कमी है, जिसकी वजह से जो है डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं। पूरी लाइफ टाइम तो छोड़ो, कुछ महीने साल भी शादी चल जाए वो भी बड़ी बात हो गई आज की डेट में। अच्छा, अब आते हैं आज के हमारे मुख्य मुद्दे पे, गुजारा भत्ता। तो कोर्ट किन आधारों पर गुजारा भत्ता को तय करता है? क्या नियम है बेसिकली? देखिए, कुछ 7-8 पैरामीटर है, कुछ 7-8 क्राइटेरिया को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए हैं, जिसमें से कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे आपका रहन सहन है, लाइफस्टाइल हो गया, आपकी इनकम हो गई, वाइफ साइड की इनकम हो गई, आपके एक्सपेंसेस हो गए, वाइफ के एक्सपेंसेस हो गए, बच्चों का खर्चा हो गया, और बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज़ हैं, इस बेसिस पे जो है मेंटेनेंस मोटा मोटा इन बेसिस पे मेंटेनेंस फिक्स होती है। कोर्ट पति पत्नी की आमदनी और जीवन शैली को कैसे जांचता है? देखिए, मैं आप एग्जांपल देके समझा देता हूँ। सपोज आपकी वाइफ जो है वर्किंग नहीं है और आप वर्किंग हैं सपोज, तो आपकी जो इनकम है, क्योंकि आप सैलरीड पर्सन है, आपकी कुछ इनकम आती होगी। सपोज 1 लाख रुपए आपकी इनकम आती है और वाइफ जो है वर्किंग नहीं है, तो ये लगा लीजिए अनुमान 30% तक आपकी जो नेट इनकम है जो इन हैंड आती है वो आपकी मेंटेनेंस पे चली जाएगी वाइफ साइड को। और अगर आपका बच्चा है तो 40 से 50% हो सकती है। 2 बच्चे हैं तो 60% तक जा सकती है आपकी जो मेंटेनेंस है मंथली। ओके, तो अगर कैसे एक आम आदमी और एक सेलिब्रिटी की जो क्या कहते हैं मेंटेनेंस, उनमें कैसे डिफरेंस आता है? देखिए, सेलिब्रिटीज का जो है थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि उनके जो है रेपुटेशन भी जुड़ी होती है। अभी आप युजवेंद्र चहल का भी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि हर रोज जो है ट्रोलिंग हो रही है उनका। जैसे ही डिवोर्स केस शुरू हुआ तो वहां से देखिए कितने दिनों से ट्रोलिंग चल रही है। हर मोमेंट सोशल मीडिया जो है ट्रोल कर रहा है उनको, कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ। अब इतनी ज्यादा ट्रोलिंग अगर किसी सेलिब्रिटी की हो रही है तो उनकी रेपुटेशन पे भी जो है इम्पैक्ट पड़ता है, कि लोग जो है बिल्कुल रोज ही उनके बारे में बातें करते हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होता है, कुछ लोग नहीं चाहते कि उनकी प्राइवेट लाइफ इतनी पब्लिक हो। तो इन सब चीज ये प्रेशर अलग रहता है सेलिब्रिटीज का। फिर आप हनी सिंह का भी देख लीजिए एग्जाम्पल, वहाँ पे भी ट्रोलिंग बहुत हुई थी जब उनका डिवोर्स केस चल रहा था।
बट कुछ महीनों में उन्होंने सेटल करके जो है वो ट्रोलिंग भी बंद हो गई। अभी ये युजवेंद्र चहल की भी ट्रोलिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है चल रहा है, मामला फ्रेश है, तो रोज कोई नया वीडियो आ रहा है कभी किसी चीज का, और लोग जो है अगर ये लोग कुछ कह भी देते तो वो लिंक कर देते हैं डाइवोर्स केस से, तो इनकी पर्सनल लाइफ जो है ना बहुत शैटर हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत जो है आजकल ट्रोल करता है। अच्छा, मैं समझना चाहूँगा कि मेंटेनेंस प्रोसेस के बारे में, कि मेंटेनेंस प्रोसेस कितनी समय के अंदर मतलब अप्लाई कर देना चाहिए, आवेदन कर देना चाहिए, और क्या इसकी कोई समय सीमा होती है? देखिए, मेंटेनेंस केसेस की कोई समय सीमा नहीं होती है, क्योंकि 4 से 5 साल तो एवरेज आप लगा के चलिए, इतना आपका टाइम लगेगा। कई केसेस सालों 18 साल भी लग सकते हैं, कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है। अच्छा, महिलाओं और बच्चों के लिए क्या अलग अलग मेंटेनेंस होता है? और मैं सेक्शन 125 और हिंदू मैरिज एक्ट दोनों के अंतर्गत समझना चाहूंगा इस चीज को। हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो है सेक्शन 24 और 25 है। सेक्शन 24 बात करता है कि जब तक आपका डिवोर्स केस या कोई भी एचएमए में केस चल रहा है तो मेंटेनेंस उस अवधि तक दी जाएगी, इसे हम इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं। और जो सेक्शन 25 है वो परमानेंट एलिमनी की बात करता है, जब आपका डिवोर्स हो गया तो परमानेंट एलिमनी कोर्ट फिक्स करता है सेक्शन 25 में। तो ये तो 24-25 जो एचएमए में है, इनका जो सारा लिंक है ना डिवोर्स केसेस से, यानी डिवोर्स केस या और कोई भी केस, रेस्टिट्यूशन या कोई भी एचएमए में केस चल रहा है, उस पे आप जो है मेंटेनेंस ले सकते हैं इन दो सेक्शंस में जी। बट 125 का डिवोर्स केस से कोई लेना देना नहीं। अगर आपका डिवोर्स केस नहीं चल रहा सपोज, तो आप 125 सीआरपीसी में जो है अपना मेंटेनेंस अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट केसेस में देखा गया है, और खासकर इस टाइप के केसेस में, कि पति या पत्नी दोनों ही अपनी आय छुपाते हैं कोर्ट में। तो क्या ऐसा प्रोसेस होता है कि जब ये पता किया जा सके कि किसने अपनी आय छुपाई है, और आय पता होने पे क्या कोर्ट कोई सख्त कार्रवाई कर सकता है? अब मैं कुछ एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। वाइफ साइड वर्किंग थी, उसके पास जो है जॉब थी, उसे कोर्ट को ये बोला कि मैं कहीं पे भी कार्यरत नहीं हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, इसलिए मेरे को मेंटेनेंस दी जाए। तो वाइफ साइड के जो है पास आईटीआर और सैलरी स्लिप्स थी वैसे, तो हस्बैंड को पता चल गया कि ये यहाँ पे कार्यरत है इस कंपनी में। तो हस्बैंड ने एक एप्लीकेशन मूव की कोर्ट में, जो सेक्शन 91 जो है सीआरपीसी में आती है, या 94 बीएनएसएस हम कहते हैं, इसमें सेक्शन में मूव की और कहा कि ये जो है वाइफ इस कंपनी में कार्यरत है, कृपया करके इसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में लाए जाएं। तो जज साहब ने पहले तो वाइफ से ही पूछ लिया कि जी आप कहीं कार्यरत हो या आप कहीं वर्किंग हो, तो वाइफ ने जो है एडमिट कर लिया कि वो वर्किंग है, और साथ ही साथ कोर्ट ने आदेश दिया कि आप अपनी कंपनी की सारी सैलरी स्लिप्स या ये सब लेके आइए। तो ऐसे केस में मेंटेनेंस जो है 0 हो जाती है, क्योंकि वाइफ ने जो है कोर्ट से झूठ बोला है। इसके अलावा जो है आप 340 सीआरपीसी या 379 बीएनएस जो अभी नया कानून है, उसमें आप परजुरी की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं ऐसी स्टेटमेंट पे। कई ऐसे कोर्ट केसेस भी देखने में आए जहाँ पे हस्बैंड्स अपनी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर पेरेंट्स उनको डिसोन कर देते हैं अगर उनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, और खासकर ये डिवोर्स मैटर्स में होते हैं। तो ऐसे केसेस में मेंटेनेंस किस हिसाब से तय होती है, और कोर्ट क्या क्या देखता है रीजंस? देखिए, जो आप इनकम छुपा दें या प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दें, किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी कर दें, सोचते हैं कि मेंटेनेंस से आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। नहीं होता ना? नहीं होता, क्योंकि कोर्ट जो है आपके लास्ट 3 साल की स्टेटमेंट्स मंगाएगा। तो ये अभी आप कर रहे हैं, बट उससे पहले तो आप ही का ही था ना सारा कुछ। तो वो कोर्ट उससे डिटेक्ट कर लेगा कि आपने जानबूझ के जो है जॉब छोड़ दी है या प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। कोर्ट नहीं मानता है ऐसी चीजों को, तो ये सब करना जो है फिजूल है। अब आते हैं कि क्या मेंटेनेंस को, बहुत सारे लोगों का सवाल भी है ये, कि क्या मेंटेनेंस को 0 भी किया जा सकता है, और क्या क्या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब मेंटेनेंस 0 होती है? देखिए, मैंने जो देना पड़ता है, देखिए मैं आपको 10 साल का जो करियर है उसमें 0 मेंटेनेंस का एक ही ग्राउंड होता है, मेजर ग्राउंड यही होता है। लोग और भी ग्राउंड्स लेते हैं, बट मैंने आज तक कोई जजमेंट ऐसी देखी नहीं कि वो दूसरे ग्राउंड्स पे हो। एक ग्राउंड ये है
कि आपकी जो वाइफ है वो कहीं पे अगर वर्किंग है या उसका इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है और वो आपको पता है और वो कोर्ट के सामने आप ले आते हैं, तभी जो है मेंटेनेंस जीरो हो सकती है। और अगर पत्नी दूसरी शादी कर लेती है तब भी गुजारा भत्ता देना वो पड़ता है या एक उस वो एक सिचुएशन में? वो एक एक्सेप्शनल है, वो रेयरली कभी होता है कि दूसरी शादी कर ले। और बट जनरली क्या होता है कि डिवोर्स अगर दे दिया जाता है तो परमानेंट एलिमनी दे दी जाती है उसमें, तो उसमें मेंटेनेंस का ही केस खत्म हो जाता है। क्या मेंटेनेंस को कम भी किया जा सकता है और क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं जब मेंटेनेंस को कम किया जा सकता है? देखिए, मेंटेनेंस को कम किया जा सकता है बिल्कुल, अगर लोअर कोर्ट ने मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बांध दी है जितने जो है रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब एक हमारे पास केस आया था जिसमें वाइफ साइड को कैंसर था एक तरीके से, तो लोअर कोर्ट ने फिक्स्ड मेंटेनेंस बांध दी पर मंथ। ऑल्दो जो वाइफ थी वो वर्किंग थी, वाइफ जो है कमाती थी, अच्छा खासा अर्न करती थी। अगर ये नॉर्मल केस होता इसमें जीरो मेंटेनेंस होता, पर क्योंकि उसको कैंसर था तो लोअर कोर्ट ने जो है फिक्स कर दी मेंटेनेंस। इस केस को हम हाई कोर्ट लेके गए, हमने कहा वाइफ साइड की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ये जो फिक्स मेंटेनेंस की, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट है वो हो गया है, अब सिर्फ फॉलो अप कंसल्टेशन है, वो जो भी बिल आएगा मैं पे करने को तैयार हूं, मैंने ये बोल दिया। ये दलील जो है मेरी एक्सेप्ट की गई और ऐसे केस में मेंटेनेंस जो है कम हो गई। तो कहने का मतलब है कि मेंटेनेंस फिक्स नहीं, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होता है। बिल्कुल, अगर वाइफ जो है काम पकड़ लेती है, सपोज अभी वो अनएम्प्लॉयड है और मेंटेनेंस फिक्स हो गई है और वाइफ ने काम पकड़ लिया कहीं पे, आपको पता चल जाता है, तब भी आप एक आवेदन कर सकते हैं कोर्ट में कि अब मेरी वाइफ वर्किंग है, अब उसका इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है, कृपया मेंटेनेंस को बंद किया जाए, तब भी बंद हो जाएगा। अगर सपोज हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं और वाइफ की सैलरी ज़्यादा है हस्बैंड से, तो भी उस केस में क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा हस्बैंड को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें वाइफ ज़्यादा अर्न कर रही है। और इवन आप ये लगा लीजिए, अगर वाइफ 50% भी अर्न करती है हस्बैंड अगर 1 लाख कमा रहे हैं, वाइफ 50,000 कमा रही है, उस केसेस में भी मेंटेनेंस डिनाई हो जाती है वाइफ साइड को। ओके, तो अब क्वेश्चन है कि जो हस्बैंड्स या जो पति बाहर रहते हैं या एनआरआईज हैं, उनसे कैसे मेंटेनेंस कोर्ट वसूलता है? देखिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, पीपीपी का फॉर्मूला होता है, परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी का फॉर्मूला। अब अगर हस्बैंड सपोज यूएसए या कनाडा में वर्किंग है, अब वहाँ का लाइफस्टाइल अलग होगा, वहाँ पे जो आप 1 करोड़ का कमा रहे हैं, यहाँ शायद इंडिया में 20 लाख के बराबर हो, तो वो जो डिफरेंस है ना, उसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। जो 1 करोड़ वहाँ पे है, यहाँ 20 लाख है, अगर आप ऐसे कन्वर्ट करोगे तो वो 1 करोड़ होगा, पर वो 1 करोड़ नहीं माना जाएगा, तो यहाँ का स्टैंडर्ड अलग है, वहाँ का अलग है, इसलिए पीपीपी फॉर्मूला हम यूज करके जो है मेंटेनेंस उस हिसाब से फिक्स होती है। कोर्ट में बहुत सारे फर्जी मेंटेनेंस के भी केसेस आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए और कैसे बचा जाए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे वाइफ जो है वर्किंग है और वो फिर भी मेंटेनेंस का केस डाल देती है, ऐसे केसेस में तो आपको प्रोएक्टिवली डिटेक्टिव हायर करके पता कराना पड़ेगा कि कैसे जो है वाइफ कहाँ पे वर्किंग है, और वो सारा डिटेल्स जो है कोर्ट को देनी पड़ेगी, तब ऐसे केसेस से बचा जा सकता है। और जब आप मेंटेनेंस की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो किन किन दस्तावेजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन दस्तावेजों को अपने साथ रखना चाहिए? अपने फाइनेंशियल डिटेल्स जो है क्लियर रखें, कोर्ट से झूठ मत बोले, जो है वैसे ही दिखाएं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं या फिर जो भी है, क्योंकि अगर दोनों ही पार्टीज के लिए, दोनों के पार्टीज के लिए। अगर मैं बात करूं कि हाल के कोई ऐसा केस जिसमें मेंटेनेंस के बारे में बहुत चर्चा की गई है, तो मैं उस केस के बारे में समझना चाहूँगा। हाल ही में जो है मेंटेनेंस में अभी जो युजवेंद्र चहल का केस हम देख लेते हैं, वहाँ पे आप सोचेंगे कि मेंटेनेंस क्यों ही देना पड़ा हस्बैंड को, जबकि वाइफ जो है वहाँ पे, जो उनकी वाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली करोड़ों की संपत्ति थी उनके पास, फिर भी करोड़ों रुपए में वहाँ पे एलिमनी देनी पड़ गई। वो क्यों देना पड़ गया, वो आप सोचिए, एलिमनी फिर भी देनी पड़ गई उनको। देखिए, वहाँ पे हुआ है म्यूचुअल कंसेंट में सेटलमेंट। अब म्यूचुअल कंसेंट में सेटलमेंट में ये होता है फायदा कि आपको जो है कोर्ट की ये जो प्रक्रिया है, इससे जो है आप बाईपास कर जाओगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप दोनों में जो है आपसी सहमति से ये हो गया कि जी मैं 4 करोड़ देने को तैयार हूँ, आप हमें डाइवोर्स दे दीजिए, तो वहाँ पे ऐसे अगर आपसी सहमति से होता है तो वहाँ पे जो है
कोर्ट के कचहरी के चक्कर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब आप सेलिब्रिटी होते हो आपके लिए रेपुटेशन ज़्यादा मैटर करती है, ये कोर्ट के चक्कर नहीं मैटर करेंगे, क्योंकि जब जब आप कोर्ट जाओगे तब तक आपको ट्रोल किया जाएगा एक तरीके से, और बहुत बड़े लेवल पे ट्रोलिंग होती है। न्यूज़ वाले आपके लिए बात करेंगे, आप इंस्टाग्राम पे आप गलत रीज़न की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ तो ख़त्म ही हो जाएगी एक तरीके से। तो उनको जो ये जो कॉस्ट होती है, ये जो सेटलमेंट का जो अमाउंट होता है, ये सब इन सब चीज़ों से बचने के लिए होता है एक तरीके से। धन्यवाद नीतीश जी, थैंक यू, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।